वेरी गुड इवनिंग। तो ये है चैप्टर नंबर 7 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। सो प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच द रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू द फाइनल गुड्स। तो जब हम किसी भी सामान को, किसी भी रॉ मटेरियल को जब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो उसकी प्रोडक्शन में जो हमें फैक्टर्स लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जब हम ये, क्योंकि ये तो पूरा चैप्टर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। तो जैसे जैसे अब आप 9th में जाओगे या 11th में जाओगे तो आपको ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ने को मिलेंगे। हालांकि ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इस चैप्टर में भी आपको पढ़ने हैं, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको क्या देते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि लैंड हमें क्या देता है, रेंट, लेबर हमें क्या देगा, वेजेस, कैपिटल हमें क्या देता है, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप हमें क्या देती है, प्रॉफिट। अब हम इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप जो कॉन्सेप्ट है ये कंपैरेटिवली नया कॉन्सेप्ट है। ये सरकार ने कब इंट्रोड्यूस किया था, ये इंट्रोड्यूस किया था 2006 में 9th ग्रेड में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2011 में इसे 6 to 8th क्लास में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहले जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात किया करते थे तो हमारी किताबों में, एनसीईआरटी किताबों में इन 3 को मेंशन हुआ करता था, लेकिन 2006 में सरकार ने डिसाइड किया कि 9th ग्रेड में हमें एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज इट इज़ अ कंपैरेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट, मस्ट बी इंट्रोड्यूस एंड द स्टूडेंट्स मस्ट know about this also, and in the year 2011 this concept was introduced in the grade 6 and 8 also। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है ये हमें पता होने चाहिए। लैंड हमें क्या देता है, लेबर हमें वेजेस देता है, कैपिटल हमें इंटरेस्ट देता है, एंटरप्रेन्योरशिप हमें प्रॉफिट देता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप अपने आंसर में रोड मैप में पुट कर सकते हो, नहीं तो इट इज़ ओके, जस्ट द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब चैप्टर हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि सबसे पहले तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं। सो दीज आर द रिसोर्सेज विच आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जिस भी सामान को हम फैक्टर्स ऑफ जिस भी सामान को हम प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें एक एग्जाम्पल गिवन है, अगर आप पढ़ोगे तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है इसको आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना। हो सकता है आपकी टीचर इससे कोई एमसीक्यू फ्रेम कर ले। तो यहाँ पे लिखा है कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, इट इज़ firm or a shop that produces goods and services। अब यहाँ पे क्योंकि बिजनेस मेंशन्ड है और यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप भी मेंशन्ड है, ये तो इवेंचुअली ऑब्वियसली आगे वाले चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों के ख्याल दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस क्या होता है। तो बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस ये होता है कि बिजनेस जो होता है वो एक फर्म होता है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को शायद बनाए या फिर आउट ऑफ द वे जाकर के ऐसा कुछ इनोवेटिव नहीं करता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर कौन होता है, वो पर्सन होता है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाकर के निकाले, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, जो रिस्क टेकिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट पर्सन एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये है इस वाले पेज में ऐसा कुछ खास दिया नहीं है आपको, बस ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब पता होना चाहिए, इसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे रत्ना का एग्जांपल गिवन है कि वो लोकेशन है, ऑर्गेनाइज, ये सब बेसिक है, ऐसा कुछ खास नहीं है। ये वाला जो मीनिंग है यहाँ पे, जो डेफिनेशन है ये आपको याद होनी चाहिए। और बिजनेस क्या करता है, ये डेफिनेशन आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर सकते हो इसको, कि वेरियस इनपुट्स और द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। अब इस पेज में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस एक्टिविटीज़ गिवन है, तो हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। तो अब हमें यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है जो कि आपको याद होनी चाहिए। जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम लैंड पढ़ते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा है लैंड पढ़ा है, हमने इसमें लेबर पढ़ा है, हमने इसमें कैपिटल पढ़ा है, हमने इसमें एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो अगर ये सवाल पूछा जाए दैट व्हाट इज़ अ फैसिलिटेटर, अगर आप बात करो फैसिलिटेटर इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो हम किसे कंसीडर करते हैं, वी कॉल टेक्नोलॉजी द फैसिलिटेटर। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर कोई टीचर एमसीक्यू में आपसे पूछ ले दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज कंसीडर टू बी अ फैसिलिटेटर फॉर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी दे दे, तो आपको पता होना चाहिए दैट इट इज़ अ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं लैंड की। तो लैंड विच इज़ द फर्स्ट फैक्टर प्रोडक्शन। लैंड, अगर आप ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लैंड इज़ एनी पीस ऑफ लैंड, कि भाई अगर ज़मीन का कोई टुकड़ा है तो उसे हम लैंड कहेंगे। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो लैंड कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपको नेचर से मिलती है। अब आपको नेचर से सॉइल मिलता है, फॉरेस्ट मिल सकता है, वाटर मिल सकता है, एयर मिल सकता है, सनलाइट मिल सकता है, मिनरल मिल सकता है, ऑयल मिल सकता है, नेचुरल गैस मिल सकती है, फॉसिल्स मिल सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको नेचर से मिलती है, उन सारी की सारी चीज़ों को आप कौन सी कैटेगरी में पुट करोगे, आप उस कैटेगरी को पुट करोगे लैंड में। ठीक है, तो इन ज्योग्राफी टर्म्स लैंड इज एनी जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, जस्ट अ पीस ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, बट देन व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंड इन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग विच कैन बी असरटेन्ड फ्रॉम द नेचर। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये एग्जांपल्स अगर आपको पूछ दिए जाएँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंबाइनली कॉल्ड एज लैंड, तो फिर आपको ये सारे जो एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है ये सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है,
अब आगे बढ़ेंगे। ये हाँ मैंने एमसीक्यू एज ए टिक कर रखा है इसको, क्या पता आपकी टीचर अगर पूछ ले, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फ्रेम कर ले तो आपको स्किल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर अगर बात करो तो बैक एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस गिवन है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस में कुछ भी ऑब्जेक्टिव गिवन नहीं है। अगर हम बात करें तो पीछे हमें जो क्वेश्चंस गिवन है ये सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब टीचर क्वेश्चन पेपर फ्रेम करता है तो ऑब्वियसली वो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछेगा। तो जो चीज़ें एक्स्ट्रा हमारे पास रेलिवेंट है, जहाँ पे हमें फैक्ट्स और फिगर्स गिवन है, वो सारी की सारी चीज़ें आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। लेबर, अब लेबर जो है, लेबर के अंदर दो चीज़ें हैं कि एक तो लेबर इज वेरी एसेंशियल, ऑब्वियसली तो पता ही है। हाँ, अब लेबर में पढ़ने से पहले आपको लैंड के बारे में एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि लैंड क्या है। इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट, ये भी आपको पता होनी चाहिए दैट इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें फंडामेंटल यूनिट कौन सी है इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से, विच इज़ द फंडामेंटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सो दैट विल बी आर लैंड। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। फैसिलिटेटर की बात करें तो इट इज़ टेक्नोलॉजी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। यू कैन पुट इट इन सम ऑफ द अदर रोड मैप। अब आगे बढ़ेंगे लेबर के ऊपर। सो व्हाट इज़ लेबर? लेबर इज़ एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट जो कि हम पुट करते हैं। तो जब इंसान अपना फिजिकल और मेंटल एफर्ट पुट कर रहा होता है, तो जहाँ पे इंसान इन्वॉल्व होता है, भले ही वो फिजिकली काम कर रहा हो, भले ही वो मेंटली काम कर रहा हो, उस कैटेगरी को हम कहाँ डालेंगे? वी आर गोइंग टू पुट ऑल दैट इनटू द लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अगर फिजिकल और मेंटल एफर्ट की बात हो रही है तो वी आर गोइंग टू पुट इट इनटू द लेबर। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई मेंटली जब इंसान एफर्ट डाल रहा है, मेंटली अगर कोई काम कर रहा है, उसके पास कोई नॉलेज है, उसके पास कोई स्किल है, तो उसे हम आगे बढ़ करके वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि when the labor is mentally putting a lot of efforts, when a labor gets knowledge, when he gets a skill, when he is trained well, when he goes to a school or college, he gets education, he gets a technique, he gets a training. So जब हम बेसिक लेबर को ट्रेन करते हैं, उसे नॉलेज देते हैं, उसे एक स्किल दे देते हैं, तो हम उसे कहाँ डालेंगे? then we are going to consider it as a human capital, which is also known as a people as a resource. ठीक है, जहाँ पे ऑब्वियसली फिर सारी नॉलेज इन्हांस हो जाती है, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज उस इंसान की ज़्यादा बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो किस में आएगा? दैट इज गोइंग टू कम अंडर द लेबर। ठीक है, तो आई थिंक आपको लैंड क्लियर हो गया होगा, आपको लेबर क्लियर हो गया, ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कौन आता है? दैट इज लैंड। आपको लैंड से क्या मिलता है ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। लैंड गिव्स अस रेंट, देन लेबर गिव्स अस वेजेस, कैपिटल गिव्स अस इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप इज गिविंग अस प्रॉफिट। दिस इज अ कंपैरेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2006 in 9th grade and in 2011 and in the year 2011 it was introduced for grade 6 and 8. ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। बिजनेस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस between business and entrepreneur also I have explained you. What is the meaning of production I have explained you. The entire process in which the raw materials are converted into the final goods and services, that entire process is called as your production. आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में। अब आगे बात करेंगे हम, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं फैसिलिटेटर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। अब हम फैसिलिटेटर बात करें या फिर हम बात करें व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट आर ह्यूमन कैपिटल, अगर हम इसकी भी बात करें तो भी हमारे ये सेम ही होंगे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद आता है हमारा हेल्थ केयर हो गया, ये भी अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है हमारा सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। तो जब हम बात करते हैं फैसिलिटेटर ऑफ ह्यूमन कैपिटल की, तो हमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ये EHS से आप याद कर सकते हैं। व्हाट आर द फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन capital or what are the factors that affect our human capital, that would be EHS. E for education, H for healthcare and S for socio-economic factors. अब NCERT की बात करें तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑब्वियसली जब हम ह्यूमन कैपिटल, किसी भी लेबर को जब हम ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी कि हमारा एजुकेशन, यानी एजुकेशन ट्रेनिंग, किसी भी इंडिविजुअल को आप नॉलेज दे दो, उसको आप बेसिक लिटरेसी लेवल दे दो या बेसिक पढ़ाई लिखाई करा दो, उसको स्किल दे दो, तो वो इंसान जो है ऑब्वियसली बेहतर काम करने के योग्य हो जाता है। दैट पर्सन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ बेटर पर्सन, अ बेटर लेबर विच कैन कंट्रीब्यूट फर्दर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको याद हो तो आप अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो दैट मिड डे मील स्कीम जो थी, मिड डे मील स्कीम जो थी, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या था कि भाई स्कूल के जो फ्री बच्चे थे उनको फ्री
कुकड मील्स प्रोवाइड कराई जा रही थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो दैट दिस वाज वन स्टेप विच वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू एनहांस द फैक्टर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इन ऑर्डर टू एनहांस द ह्यूमन कैपिटल। तो मिड डे मील स्कीम वाज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये आप उसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, अब बात करें हेल्थ केयर की, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कॉग्निशन मतलब इंसान का दिमाग से रिलेवेंट होता है। कॉग्निटिव वर्ड जो है वो दिमाग की बात करता है, भाई दिमागी तौर पे इंसान हेल्दी रहे, वो फिजिकली हेल्दी रहे, वो मेंटली बहुत ज़्यादा हेल्दी रहे, उसकी बॉडी साउंड रहे, ही शुड नॉट बी एन अनसाउंड माइंड। तो जब ये दोनों फैक्टर, व्हेन अ पर्सन इज एजुकेटेड, व्हेन अ पर्सन इज ट्रेन्ड, व्हेन ही हैज़ नॉलेज, व्हेन ही हैज़ गेन्ड द एक्सपर्टीज ऑफ एनी स्पेसिफिक फील्ड, व्हेन combined with good physical and the mental health, then that becomes a very good combination of facilitating the human capital। तो आई होप आपको ये भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। लास्ट में बात करें सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की, तो सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस में आप ये वाला जो टॉपिक है इसको आप एज एन एमसीक्यू मार्क कर सकते हो कि जापानीज कॉन्सेप्ट है काइजेन। अगर आपके क्वेश्चन में आए दैट काइजेन इज अ कॉन्सेप्ट विच बिलीव्स इन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर इट्स पीपल, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ काइजेन वेयर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर इट्स पीपल is mentioned, this particular concept is taken from which country? So it is taken from Japan. It is a Japanese concept. तो ये आपको याद होना चाहिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है दैट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द concept Kaizen. Statement number 1, it is a Japanese concept which means continuous improvement. Statement number 2, it was introduced in Japan in the mid 1940s to achieve higher standard of living for its people. So only statement 1 is true, only statement 2 is true, both the statements are true, both the statements are false। ऐसे करके आप ये सवाल पूछा जा सकता है, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप सोशो कल्चरल फैक्टर की बात करते हैं तो सोशो कल्चरल फैक्टर्स जो है ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारी ह्यूमन कैपिटल को। बहुत सारे ऐसे रोल्स होते हैं जो औरतों को अलाउ नहीं किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे रोल होते हैं जहाँ पे औरतों को ही फिट माना जाता है, राइट। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ह्यूमन कैपिटल को। ठीक है, इसके अंदर एक और एग्जांपल है जर्मनी वाला, इसको भी यू कैन मार्केट एज एन एमसीक्यू कि जर्मनी जो है वो पंचुअलिटी में बहुत ज़्यादा पे अटेंशन करती है। जापानीज द जर्मन कल्चर इज एज सच दैट दे पे लॉट ऑफ अटेंशन टू द पंचुअलिटी, टू द अटेंशन एंड टू द डिटेल्स एंड द क्वालिटी, एंड सो दैट दे कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल आउटपुट। सो अगर ये भी क्वेश्चन आए, इट कैन ऑल्सो बी फ्रेम्ड इन एमसीक्यू दैट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द जर्मन concept under the social and cultural influences. Statement number 2, statement number 1, Germany is renowned for its high quality industrial output. Statement number 2, they place a high value on punctuality and attention to detail and quality. So only statement 1 is true, only statement 2 is true, both the statements are true, both the statements are false. तो ऐसे करके आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्लीज़ एज एन एमसीक्यू आप लर्न कर लें। क्या पता आपकी टीचर जो है इनमें से क्वेश्चंस फ्रेम कर सकती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। इट इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस टू डू मोर इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और अडल्ट लिटरेसी रेट का क्या मतलब होता है, द परसेंटेज ऑफ पीपल 15 से ऊपर के जो है दे कैन राइट एंड रीड। अच्छा, अब हम लिटरेसी की अगर बात करें, सो व्हाट इज़ द मीनिंग बिटवीन लिटरेसी एंड व्हाट इज़ द मीनिंग बिटवीन एजुकेटेड। ठीक है, अब लिटरेसी और एजुकेटेड में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, ऑल्दो इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द बुक, बट जनरली आपको ये सब पता होना चाहिए। जैसे लिटरेसी का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान जो साक्षर है, जो पढ़ लिख सकता है। जैसे कि बात करें आप फर्स्ट या सेकंड क्लास का जो बच्चा है, वो आपको अगर उसे बोलोगे कि बेटा इसको पढ़ के दिखाओ, तो वो पढ़ के दिखा देगा कि कल्चर ऑफ हार्ड वर्क कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये वो पढ़ सकता है। अब जो बच्चा इसको पढ़ पा रहा है उस बच्चे को हम क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल दैट पर्सन अ लिटरेट पर्सन। लेकिन जो पर्सन इसको पढ़ के कॉम्प्रीहेंड कर सके, वो इसका मीनिंग भी बता सके, इसको समझ सके, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल दैट पर्सन एन एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले आपको दोनों में डिफरेंस बेसिकली थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, अब चैलेंजेस टू ह्यूमन कैपिटल, यहाँ पे लिटरेसी ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अब अगर कॉमन सेंस आप लगाएं तो चैलेंजेस टू ह्यूमन कैपिटल में अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, मानो पेपर में ये सवाल आ जाए दैट व्हाट आर द चैलेंजेस टू ह्यूमन कैपिटल, तो आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने फैसिलिटेटर्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल पढ़ा है और आपको EHS याद है, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो इन्हीं सब चीज़ों को आप एज अ चैलेंज भी लिख सकते हो कि एजुकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि इंडिया के अंदर इतनी यूथ है, इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स है, दे आर फेसिंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम, ईच एंड एवरी स्कूल इन टुडेज टाइम इज फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ
the teachers. Then healthcare, poor healthcare facilities are there in India. There are so many, there is a lack of doctors in the hospital, there is a lack of clinic, there is a lack of hospitals in the first place, there is a lack of doctors in the country in the first place. तो ये भी है, एंड सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी ह्यूमन कैपिटल में कंट्रीब्यूट करने के लिए, कि जो एक्सपेक्ट किया जाता है, सर्टेन टाइप ऑफ जॉब इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ पर्सन, सर्टेन टाइप ऑफ स्किल्स और नॉलेज इज एक्सपेक्टेड टू हैव बीन बेटर इन सम सॉर्ट ऑफ पर्सन. तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है. अब यहाँ पे आप ये जो फैक्ट्स और फिगर गिवन है ये आपको याद होने चाहिए. दैट एज़ पर द वर्ल्ड बैंक, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, दैट एज़ पर द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स. ये क्योंकि अगर ये पूछा जाए, ये आपको पूरी स्टेटमेंट अगर एमसीक्यू में दे दें, दैट एज़ पर द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट या फिर एज़ पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो फिर ये आपको पता होना चाहिए कि एज़ पर, नो, इट इज़ नॉट एज़ पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इट इज़ द एज़ पर द वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया, दैट 85% ऑफ द मेल्स इन इंडिया एंड 75% ऑफ द फीमेल्स एज ऑफ 2023 आर लिटरेट. तो ये वर्ल्ड बैंक है, 85% फॉर द मेल, 70% फॉर द फीमेल एज पर द 2023 बाय द वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडियन एस्टिमेट. तो ये भी आपको याद होना चाहिए. ठीक है, तो आप इसको एज एन एमसीक्यू मार्क कर सकते हो, क्या पता आपकी टीचर इसमें से क्वेश्चन फ्रेम कर ले. ठीक है, यहाँ पे दूसरे पेज में भी हमें टेक्निकल चीज़ गिवन है, दैट अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 60% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि 65% इंडिया की जो पॉपुलेशन एज ऑफ 2023 वो 35 साल के नीचे है. इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंट्री है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है. अब प्रोडक्टिव पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये जो दो चीज़ें गिवन हैं, इन दोनों का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड इज द इकोनॉमिक ग्रोथ दैट हेल्प्स दैट हैपन्स व्हेन अ कंट्री हैज़ मोर वर्किंग एज पॉपुलेशन. यानी कि किसी भी कंट्री में डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री की जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्यों हो रही है? क्योंकि उस कंट्री की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है. या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, किसकी वजह से? वर्किंग एज पॉपुलेशन की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड. सो डेमोग्राफिक डिविडेंड, इकोनॉमिक ग्रोथ दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ हैविंग वर्किंग एज पॉपुलेशन, दैट इज कंसीडर्ड टू बी डेमोग्राफिक डिविडेंड. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब आपको पता होना चाहिए. ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एज पर 2024 एस्टिमेट 65% ऑफ द पीपल इन इंडिया आर बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स एज, विच मीन्स इंडिया इज हैविंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन. तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. ठीक है, आगे कितने पेजेस रह गए इसमें देख लेते हैं एक बार, वरना ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, फिर आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है. एक बार, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, पहले मैं इसको अपलोड करके देख लेती हूँ, क्या पता कितने लोग देखेंगे. अगर ठीक ठाक व्यूज़ आ गए तो फिर मैं कंसिस्टेंटली जो ग्रेड 8 है या फिर ग्रेड 7 है या ग्रेड 6 है, सबके चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिया करूँगी. नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. ठीक है, आई होप आप लोगों को जो मैंने समझाया वो समझ में आया हो. नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी गिवन है. अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एसएसटी इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट. आई एम एन एसएसटी टीचर माई सेल्फ. अगर आपको एसएसटी नहीं समझ में आती है तो आप खुद से उसको 2-3 बार रीड करो, किसी भी आंसर को 2-3 बार रीड करो, उसे 2-3 बार लिख लोगे तो आपको बहुत ही आसानी से वो चैप्टर समझ में आ जाएगा. ठीक है, अब जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट टाइम जब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपके पुराने जो डाउट्स हैं उनको ले लूँगी. ठीक है, चलो, ओके, टेक केयर, बाय चिल्ड्रन.